A24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन हुई लागू। जिला कलेक्टर ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों की सुरक्षा पर दिया जोर। अभिभावकों से की मार्मिक अपील। अब इंदिरा रसोई में सभी को मिलेगा मुफ्त भोजन। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जारी किए आदेश। फंगस महामारी से निपटने की तैयारी में जुटा प्रशासन। जिला कलेक्टर ने चिकित्सकों की बैठक में दिए मरीजों के सर्वे के निर्देश। और पेट्रोल पंप और ऑटो पार्ट्स की दुकान को किया सीज। वहीं पंप संचालक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। कहते हैं अंत समय में जो साथ दे वही अपना। कोरोना महामारी से पीड़ित जिन लोगों की मौत हुई है, उनके शवों को चार कंधे तो दूर अपनों ने दर्शन तक नहीं किए हैं। आखिर जान का खतरा जो बना हुआ था। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निकायों को कोविड में मृतकों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस कार्य में अलवर नगर परिषद ने बखूबी अपना फर्ज निभाया। इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में जिस टीम ने खास भूमिका अदा की, उसके लीडर के रूप में आशु ने करीब 100 शवों को अंतिम संस्कार कराया। मानवता की इस मिसाल पर A24 न्यूज चैनल की यह खास रिपोर्ट। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, यह सब कोरोना महामारी ने दुनिया को एहसास करा दिया है। जिन परिवारों में कोविड मरीजों की मौत हुई है, उनके अंतिम संस्कार कैसे हुए, यह किसी से छुपा नहीं है। शवों को पॉलीथीन में लपेटकर शमशान तक ले जाया जाता है और 2-3 व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति होती है। वे खुद संस्कार नहीं कर सकते। सरकार ने नगर निकायों को इस कार्य के लिए आदेशित किया। अलवर में पिछले दिनों में करीब 200 लोगों की कोरोना से जान चली गई। इनके अंतिम संस्कार में नगर परिषद के कर्मचारियों ने जान पर खेलकर इस नेक कार्य को पूरा किया। आइए आपको मिलवाते हैं इस टीम के लीडर नगर परिषद के कर्मचारी आशु से, जिन्होंने करीब 100 शवों का अंतिम संस्कार कराया। इन्होंने बताया कि कई बार अकेले भी उन्होंने यह काम किया। सुरक्षा के लिए नगर परिषद की ओर से PPE किट सहित अन्य सामान दिया जाता है। एक बार एक ईसाई धर्म के व्यक्ति की मौत भी कोरोना से हुई। उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था धर्म के अनुकूल ताबूत में रखवाकर दफन किया गया। उसे कई बार डर भी लगता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आज आपको बताते हैं कोरोना महामारी के दौरान अपनों से बिछुड़ने के बाद किस तरह से लोगों को पीड़ा का जो अनुभव हुआ और अपनों का संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए भी उन्हें नहीं जाने दिया गया, और अब क्योंकि उनकी जान को खतरा बना हुआ था। ऐसे में जो नगर परिषद के कर्मचारी आशु ने एक ऐसा मानवीय उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इन्होंने कम से कम 100 ऐसे मृतकों का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया है, जिनके बहुत से जो मृतक हैं उनके अपने नहीं थे और वहाँ तक भी, शमशान घाट तक भी वे नहीं जा पाए। ऐसे में उन्होंने जो एक नेक कार्य किया, उसके लिए इनकी पूरी जो चर्चा हो रही है, और नगर परिषद में जो आशु हैं उनसे आपको बात करवाते हैं किस तरह से उन्होंने इस नेक कार्य को अंजाम दिया। जी आशु जी, आपने जो कोरोना के संकट में इस तरह से जो अंतिम संस्कार किए ऐसे लोगों के, तो कैसे आपको प्रेरणा मिली और कितने लोगों की कर चुके हो? सर, अब तक 100 से ऊपर लोग हो चुके हैं बॉडीज़, जिनका अंतिम संस्कार कर चुके हैं, और काफ़ी ही दुख होता है ऐसा करके। लगता है कि क्या हो रहा है, बहुत ही। अच्छा, शुरू में आपने डेड बॉडी का जो अकेले में अंतिम संस्कार किया, तो कैसा आपको, किस तरह से इंतज़ाम करना पड़ा और क्या क्या आपको
इंतजाम सर पैनल लगे हुए हैं, एनईबी शमशान घाट है, तीज के शमशान घाट है, और बाकी हमारे लिए जो है वो पूरी सुविधा है। किट है, पीपी किट है, हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र है, आपको ग्लव्स PPE हैं। किट भी उपलब्ध कराई है? जी, नगर परिषद द्वारा पीपी किट उपलब्ध है मेरे पास। पूरी सेफ्टी है और पूरी सेफ्टी के साथ ही दाह संस्कार किया जाता है सर। इस कार्य में और आपके साथ कोई? सर मेरी पूरी टीम है, 20 लोगों की टीम है पूरी। अच्छा, शिफ्ट चलती है टीमों की, सुबह 6 से 2, 2 से 10। दूसरे दिन उस टीम की उसका रेस्ट होता है, उसके बाद दूसरी टीम आती है। नहीं, कितने लोग आप उस समय मौजूद रहते थे वहाँ पर? टीम सर 5 से कितने अलाउ किए जाते थे उसकी गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पर? गाइडलाइन के हिसाब से नगर परिषद की जो हमारी टीम है वो 6-7 बंदों की होती है। तो और भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका कोई नहीं था अपना, ऐसे भी कोई उदाहरण आए होंगे? हाँ जी, काफ़ी आए हैं ऐसे उदाहरण जिनका कोई नहीं है, उनका भी अंतिम संस्कार जैसे कि नियमानुसार जैसा भी होता है उस तरीके से किया गया है। जैसे हिंदू धर्म के अलावा दूसरे जैसे क्रिश्चियन? हिंदू धर्म के अलावा एक क्रिश्चियन थे, उनका उसी तरीके से किया गया जो उनका होता है। शांति कुंज में कब्रिस्तान है, वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो अब आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसे महामारी में आपने इस बड़ी अपनी जान पर खेलकर पूरे ये काम किया? कहना क्या है सर, अलवर की जनता से विनती है, अनुरोध है कि सेफ्टी रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। काफ़ी अच्छा हुआ, देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ये मेरा अनुरोध है आपसे अलवर की जनता से कि भाई अपनी सेफ्टी रखें, अपने परिवार की सेफ्टी रखें, ध्यान रखें। हाँ, तो आपने देखा जो आशु हैं एक बहुत ही कर्मठ और एक कर्मवीर योद्धा, यहाँ के जो कोरोना के योद्धा उनको कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे संकट में जो कि जहाँ पर कि अपने भी दूरी बना लेते हैं और वहाँ पर अपनी जान को खतरा होने के कारण नहीं जा पाते, ऐसे में उन्होंने शमशान घाटों में जाकर अपने साथियों के साथ उनके अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन उनको अंतिम जो विदाई जिस तरह से इन्होंने दी उससे इनको एक संतोष का अनुभव है कि इन्होंने एक मानवीय जो भलाई का काम किया, एक नेक कार्य किया। तो ऐसे जो कोरोना का जो मंजर इन्होंने देखा बहुत ही हृदय विदारक, जिसमें कि अपने भी दूरी काफ़ी बिछुड़ जाते हैं और उनको भी जाने नहीं दिया जाता वहाँ तक। ऐसे में आशु जो नगर परिषद के कर्मचारी है और इनके साथी हैं, उन्होंने ये कार्य किया। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र उपाध्याय के साथ मैं लक्ष्मीनारायण लक्ष्य, A24 न्यूज़ चैनल अलवर। वहीं नगर परिषद के आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि नगर परिषद ने तीज की और NEB शमशान में कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की है। एम्बुलेंस से शव हॉस्पिटल से शमशान तक ले जाए जाते हैं और नगर परिषद की ओर से गठित टीम के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह कार्य संपन्न कराया है। उन्हें संक्रमण से बचने के लिए PPE किट सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा जो सभी नगर निकायों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोविड संक्रमित जो मरीज हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको हॉस्पिटल से और शमशान तक लाना और उनका सम्मानपूर्वक दाह संस्कार करने की जिम्मेदारी सभी नगर निकायों को राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। इसी क्रम में अलवर नगर परिषद के द्वारा हॉस्पिटल से शमशान तक लाने के लिए नगर परिषद के द्वारा 2 एम्बुलेंस हायर की हुई हैं। वो 2 एम्बुलेंस जो हैं ऑन कॉल खड़ी रहती हैं और तुरंत जैसे ही हमें सूचना मिलती है हम उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमारी जो टीम है जो दाह संस्कार लगी हुई है उससे कर्मचारी जाके और उस जो मृतक का जो बॉडी है उसको हॉस्पिटल से शमशान तक लेके आते हैं। इस काम में हमने बेसिकली 2 शमशान घाटों को स्पेशली चूज़ किया हुआ है। एक तो तीज की शमशान घाट है, उसमें गैस आधारित सौदागर भी है, और एक जो NEB शमशान है उसको चूज़ किया हुआ है। दोनों शमशान घाटों में नियमित रूप से जो भी डेड बॉडी आती है उनका दाह संस्कार निःशुल्क किया जाता है। इसमें हमारे जो टीम लगी हुई है उसमें लगभग 20 के लगभग लोग हैं और अभी तक 200 के आसपास लोगों मृतकों का दाह संस्कार यहाँ किया जा चुका है।
प्रारंभ में थोड़ी सी समस्या आई थी कि हमारे कर्मचारियों में एक डर भी था कि साहब ये सभी जो डेड बॉडीज हैं कोरोना संक्रमित हैं, कहीं उनमें डर था अंदर कि भाई कहीं हमारे परिवार में या हम भी कोरोना संक्रमित नहीं हो जाएं। तो इस संबंध में उनकी रेगुलर हमने काउंसलिंग की, मीटिंग ली, उनसे समझाया, उनको बातचीत की, सभी सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने के लिए उनको कहा गया, सारे सुरक्षा उपकरण हमने दिए गए। मैंने सख्त उनको हिदायत दी हुई है कि कोई भी कर्मचारी बिना पीपी किट पहने किसी भी डेड बॉडी को टच नहीं करेगा। इसके साथ ही हॉस्पिटल के माध्यम से जो डेड बॉडीज आती हैं उनको जिपर बॉडी बैग में पैक करवाया जाता है। सबसे पहले बॉडी को जिपर बैग में पैक करने के बाद ही हम हॉस्पिटल से हैंड ओवर कर रहे हैं। 24 मई को जन अनुशासन पखवाड़े का दूसरा चरण पूरा हो चुका है। इससे एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े की समय सीमा आगामी 8 जून तक बढ़ाकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि सरकार की नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। उन्होंने अब तक के लॉकडाउन में सहयोग के लिए सभी आम जन के साथ व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों का आभार भी जताया है। वहीं कहा है कि आगे भी इसी तरह से सहयोग बना रहे ताकि हम कोरोना महामारी की जंग को जीत पाने में सफलता हासिल कर सकें। अब तक चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसी के कारण अब केस घट रहे हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की भी जानकारी दी। अभी हमारे वापस से लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक बढ़ गई है, तो मैं आपके माध्यम से जो अभी तक अलवर के व्यापारियों ने हमको बहुत सहयोग दिया, आम जनता ने बहुत सहयोग दिया, जनप्रतिनिधि लगातार लोगों को अवेयर करने में और माहौल बनाने में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमें एक धैर्य बनाए रखना है, अनुशासन बनाए रखना है और 8 जून तक हमको इसमें एक अच्छे से काम करना है, इसकी पालना करनी है। आप लोगों ने देखा होगा कि अलवर की पॉजिटिविटी रेट बहुत आ रही थी, केसेस बहुत आ रहे थे। इस लॉकडाउन के दौरान हमको ये लगा कुछ और सख्ती करनी है, तो हमने 19 जगह जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू लगाया और उस कर्फ्यू के दौरान हमने उसकी पालना कराई। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो केस 15 से 16 से 12 से 11 से आ रहे थे वो 300-400 पर आगे धीरे धीरे वो केस भी हमारे कम हो जाएंगे। अब जो ये सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, इससे सभी लोगों को एक बहुत अच्छी मदद मिलेगी और यदि हम सब ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लिया, घरों से निकलना बंद कर दिया, तो मैं मानता हूँ कि 8 जून तक शायद हमारा ये चक्र पूरी तरह से टूट जाएगा और हम बहुत अच्छे से बाहर आएंगे। कोई किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हो, सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें। हमारी संस्कृति भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी राज्य सरकार इसी पे काम कर रही है, किसी को कोई पीड़ा नहीं हो। राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने कल दिनांक 5 मई को नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में अधिकांशतः जो पूर्व में प्रतिबंध लगाए गए थे उनको कंटिन्यू रखा है, कुछ प्रतिबंधों में थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे बाज़ार के संबंध में जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना, होलसेल और रिटेल, इनको मंगलवार से शुक्रवार 4 दिन प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार पशु चारा संबंधी दुकानें, ऑप्टिकल फाइबर संबंधी दुकानें, कृषि आदान विक्रेताओं के खाद बीज संबंधी दुकानें और डेयरी और दूध की दुकानें, इन सबको प्रातः 6 से 11 बजे तक खोलने के लिए निर्देशित किया गया। दूध और डेयरी को शाम को 5 से 7 2 घंटे अतिरिक्त दिए गए हैं और फल सब्जी इत्यादि मंडियों के लिए भी प्रातः 6 से 7 का समय है, 6 से 11 का समय है। और मैरिज के संदर्भ में जो पूर्व में गाइडलाइन थी उसको यथावत रखा गया है। राज्य सरकार ने और सीएम साहब ने राजस्थान के समस्त नागरिकों से अपील की है कि आप 30 जून तक संभव हो सके तो आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रमों को स्थगित कर दें। यदि किसी का अत्यावश्यक है शादी करना तो पूर्व की भांति 11 व्यक्ति अनुमत रहेंगे, जिसमें किसी प्रकार का बैंड बाजा, हलवाई, कैटरिंग, होम डिलीवरी सारे के सारे बंद हैं, किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। वहीं जिला कलेक्टर ने कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक मानते हुए सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, उन्हें संक्रमित नहीं होने दें, कोई भी लक्षण आने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। अभी एक बच्चों के लिए भी एक भाई अभी 3rd वेव आ रही है और बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, तो ये सही है। बच्चों में मैं भी बात कर रहा था, कुछ परसेंटेज तक अभी भी बच्चे संक्रमित हुए हैं, ऐसा नहीं बच्चे संक्रमित नहीं हुए हैं। उनमें भी जिन्होंने उपचार कराया है सब अच्छा उपचार हुआ है और बच्चों की रिकवरी रेट भी हमारी ज़्यादा है।
पर अब हमें अब एक्चुअली देखिए बड़े लोगों के साथ साथ बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और उनको नीम हकीमों से उपचार नहीं कराएं, तत्काल अच्छे डॉक्टर से उपचार कराएं। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें अमेरिका में तो जिनके छोटे बच्चे हैं 13 वर्ष के बच्चे हैं, उन माओं ने ऑफिस जाना बंद कर दिया है, बाहर काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने अपने बच्चों की केयर करने के लिए अपने घर पर रहना ज़्यादा उन्होंने सुरक्षित समझा है। तो यहाँ भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके 10 वर्ष के बच्चे हैं, 5 वर्ष के बच्चे हैं, 6 वर्ष के बच्चे हैं, वो बाहर अभी अवॉइड करें और कम से कम लॉकडाउन का जो हमारा अभी 3rd फेज़ और हमारा शुरू हो गया 8 जून तक, उस अवधि में वो माँ बहनें बाहर नहीं निकलें जिनके बहुत ही छोटे बच्चे हैं। और छोटे बच्चों के कभी भी कोई लक्षण दिखाई दें तो तत्काल हम उपचार उनका करवाएं। अभी हमने मीटिंग ली है, हमने एक्चुअली बच्चों के लिए एक वार्ड बिल्कुल रिजर्व कर दिया है, उसकी पूर्ण तैयारी हमने शुरू कर दी है। उनको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, इसके लिए हमने पीएमओ साहब को आज इंस्ट्रक्ट भी कर दिया है और हमारे डॉक्टर साहिबान भी थे, वो उपचार करने के लिए अच्छे से तैयार भी है। कोरोना महामारी के अतिरिक्त अब ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा बना हुआ है जो कोरोना से ठीक हो गए हैं। ब्लैक फंगस को राज्य सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। जिला कलेक्टर ने आगाह किया है कि कोरोना से ठीक हुए लोग अपनी आंखें नेत्र चिकित्सकों को चेक कराएं। वहीं जिला प्रशासन ने इस संबंध में सोमवार को वीसी हॉल में चिकित्सकों की एक आवश्यक बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया को बताया कि ब्लैक फंगस महामारी के नियंत्रण के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इसके लिए सभी पीएचसी और सीएचसी सहित निजी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया है। जल्द ही ब्लैक फंगस के रोगियों की सूची तैयार करवाई जा रही है और इसके लिए बाकायदा सर्वे भी कराया जाएगा। देखिए, हम सबकी जानकारी में है कि ब्लैक फंगस के केसेस काफ़ी आने लग गए हैं और राज्य सरकार ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। आज हमने डॉक्टर साहिबान की एक मीटिंग ली है और उसमें ये चर्चा की है कि ब्लैक फंगस के जितने केस हैं इनका पूरा हॉस्पिटल से जितने लोगों ने उपचार कराया है, उन्होंने चाहे स्टेरॉयड लिए या नहीं लिए हैं, एक निश्चित प्रपत्र में 2 दिन में हमको इनका सर्वे करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है। दूसरे, अभी हमने मीटिंग में चर्चा की है कि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो जयपुर उपचार कराए हो, दिल्ली कराए हो, हमारे सरकारी अस्पताल में कराए हो, निजी अस्पताल में कराए हो, या किसी ने अपना केमिस्ट से दवाई लेकर के ठीक हो गया हो, ऐसे सब लोगों को निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या उप जिला अस्पताल या जिला अस्पताल में जाकर के तत्काल अपनी आँखों को चेक करा लेना चाहिए। अगर समय पे हमने इनको हमारी आँखों को चेक करा लिया तो निश्चित रूप से ब्लैक फंगस का उपचार आसानी से हो जाएगा। कुछ लोग बड़ा भ्रम पाल लेते हैं कि मेरे तो यूँ ही रूटीन में खुजली हो रही है या मेरे होती रहती है, थोड़ा सा है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। या कई लोग देसी उपचार करना शुरू कर देते हैं। कई लोग नीम हकीम इतने हैं कि आप तो रात को घी का दीपक जलाना और उसका एक्चुअली काजल बन जाएगा वो लगा लेना, या तेल का काजल बन जाएगा और चीज़ों का काजल बन जाएगा। इस समय उस पर हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो निश्चित रूप से हमारी आँख चली जाएंगी और आँख एक बार जाने के बाद में लौटना आँख का बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने हमारी टीम को बिल्कुल सतर्क कर दिया है और आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील कर रहा हूँ लोगों से कि जिसके भी कोई बुखार हुआ हो, जुकाम, खांसी, थकान या उपचार कराया या नहीं कराया, ऐसे सारे लोग तत्काल सीएचसी पीएचसी पे अपनी आंखों की जांच करा लें। और हमारा डॉक्टर यदि उनको राय देता है कि आपको तत्काल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, तो हमारे यहाँ जनरल अस्पताल में आई स्पेशलिस्ट हैं और अभी कोरोना के दौरान हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छा उपचार किया है और हमारे ज़िले की एक अच्छी साख उभर कर आई है। इसमें भी अच्छा काम हम करेंगे। कोरोना महामारी से कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, इस मंशा के साथ राज्य सरकार की ओर से संचालित इंदिरा रसोई योजना अब सभी लोगों के लिए खोल दी गई है, वह भी एकदम मुफ्त। अब तक इंदिरा रसोई में खाना खाने वालों को 8 रुपये शुल्क अदा करना होता था, लेकिन हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आदेश जारी कर प्रदेश की सभी इंदिरा रसोई में आमजन को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति इंदिरा रसोई में आए और यहां अपना कूपन लेकर
फ्री में दोनों वक्त का खाना खा सकता है। यही नहीं, लोग कोरोना के चलते लॉकडाउन में घरों से बाहर नहीं निकले और गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित हो सके, इसके लिए बाकायदा लोगों को घर पर ही एक व्यक्ति आकर सभी परिवार के सदस्यों को खाना पैक करवाकर ले जा सकते हैं। शहर के केडलगंज स्थित इंदिरा रसोई के संचालक मनोहर लाल गौड़ ने दी कुछ इस तरह से नए आदेशों की जानकारी। कल ही हमें आदेश प्राप्त हुआ है। मैं इंदिरा रसोई संचालक मनोहर लाल गौड़, केंद्रीय सुगम शिक्षण संस्थान बेहतर तिजारत केडलगंज। कल एक तो व्हाट्सएप ग्रुप पे इनका मैसेज आ चुका था, शांति धारीवाल जी ने जो पैकेट जो जा रहे थे और रसोई पर जो कैंडिडेट बैठ करके खाना खा रहे थे, उनके लिए भी ये आदेश किया गया है कि उनको निःशुल्क सम्मानपूर्वक भोजन यहीं बैठ करके खिलाएं और उनसे जो 8 रुपये चार्ज लिए जाते थे वो नहीं लिए जाते। और यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से करता हुआ पकड़ा गया या उसकी कोई ऐसी सूचना विभाग को या अन्य किसी को मिली तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। कितने कूपन काटे जा सकते हैं? एक साथ एक कैंडिडेट के एक ही कूपन कटेगा। यदि वो 2 लेना चाहता है तो गाइडलाइन में स्पष्ट दिया है कि उसको 10 मिनट बाद दूसरा कूपन दे सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़ती है तो हमारा तो एक विभाग से एक ही सुझाव है कि जिस तरीके से इन लोगों को पैकेट दिए जा रहे हैं और ये इस समय जो लॉकडाउन जो चल रहा है, बाहर प्रशासन पुलिस भी खड़ी है और यदि कोई व्यक्ति जिसकी रोजी रोटी के पीछे ही पूरा परिवार चलता है, उस कैंडिडेट को जिस तरीके से जिनके घर से ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं और नगर परिषद उनके लिए 10-10 पैकेट भी भेज रही है कोविड मरीजों के लिए। कोविड नहीं, जो लोग इस समय इस लॉकडाउन में अपने घर पे रह रहे हैं। जी जी। उधर आप देख सकते हैं इस इंदिरा रसोई में दोपहर का भोजन तैयार कर रही यहाँ की महिला कर्मचारी जो गाइडलाइन की पालना करती नजर आ रही हैं। लाइफलाइन संस्थान की ओर से इन दिनों गरीबों को निःशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा है। सोमवार को बिजलीघर चौराहे सहित कई स्थानों पर मजदूरों और गरीबों को भोजन के पैकेट बांटे जा रहे थे। संस्था के पदाधिकारी घनश्याम यादव ने बताया कि लॉकडाउन में गरीबों के लिए भोजन के अलावा सिलीसेड लेक के पास बंदरों और अन्य वन्य जीवों को खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। हम लाइफलाइन फाउंडेशन की ओर से निम्न जगहों पर यानी कि फुटपाथ पे और बिजलीघर चौराहे, सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अग्रसेन की सर्किल पुलिया के ऊपर स्टेशन रोड पर सुबह से हम खाना वितरण करते हैं। 15 दिनों से हम एक खाना वितरण कर रहे हैं। 100 से 150 डब्बे डेली वितरण करते हैं और हम मास्क वितरण करते हैं और भर्तरी सिलीसेड हमारा जानवरों के लिए केले डालने के लिए हफ्ते में 3 बार जाती है हमारी टीम। कब से कर रहे हो ये? 15 दिनों से कर रहे हैं। और लगभग कितने डिब्बे रोज बांटे जाते हैं? 100 से 150 डब्बे बैठे जाते हैं। क्या क्या होता है इनमें? इनमें अलग अलग होता है, जैसे पूरी सब्जी होती हैं और रोटी भी होती हैं और चावल भी देते हैं। और कब तक चलेगा आपके द्वारा ये जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक चलेगा। ये बताइए। हम लाइफलाइन फाउंडेशन की ओर से डेली 15 दिनों से लगभग 100-125 डिब्बे शाम को वितरण करते हैं और मास्क भी बांटते हैं हम। और हम सरिस्का में बंदरों के लिए भी केले पटकने जाते हैं सप्ताह में 2 या 3 बार और जानवरों के लिए फुटपाथ पर, स्टेशन रोड पर और अपने सरकारी अस्पताल। उधर सहस्त्रभाव अर्जुन सेवा समिति की ओर से कोरोना के इस संकट में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को अन्यत्र रेफर करने और यहां दूसरी जगह से मरीजों को लाने के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। समिति के पदाधिकारी जितेंद्र गोपालिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा एकदम निःशुल्क रहेगी। आज मिशन संस्थान एवं श्री सहस्त्रभाव अर्जुन सेवा समिति की तरफ से हमने अलवर शहरवासियों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा शुरुआत की हुई है। आज सुबह हमने ये एम्बुलेंस सुविधा चालू कर दी है। इसमें आप किसी भी जगह के निवासी हो अलवर में 60 फीट रोड, काला कुआ, शिवाजी पार्क, हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। और लेकिन सिर्फ सामान्य चिकित्सालय अलवर के लिए हमने यह सुविधा चालू की है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आप निःशुल्क एम्बुलेंस की हमारी सुविधा नहीं प्रयोग में ले सकते। सिर्फ सामान्य चिकित्सालय अलवर के लिए ये निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9680330090 9680330090। सुबह से अब तक कितनी कॉल आ चुकी? अब तक करीबन हम 8 लोगों को सामान्य चिकित्सालय के पास पहुंचा चुके हैं।
विजन संस्थान एवं श्री सहस्त्र अर्जुन सेवा समिति की ओर से आज निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा हमने शुरू की गई है। ये एम्बुलेंस की सेवा पूरे अलवर शहर के लिए उपलब्ध रहेगी। ये जैसे मरीज़ों के लिए मरीजों जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए, गरीब लोगों के लिए चालू की गई है। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए ही लागू की गई है और ये नॉन ऑक्सीजन हैगी और जिनको भी इसके लिए चाहिए हमने हेल्पलाइन नंबर डाल रखे हैं, उस पर कॉल करके मंगा सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगी या कुछ इसके लिए चार्ज रहेगा? इसके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और प्रतिदिन रहेगी। जितनी ये कॉल के आधार पे हम भेजेंगे कि हमारे पास 10 चक्कर आते हैं या हम कॉल के आधार पे पूछेंगे कि क्या है, क्या कंडीशन है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी A24 पर न्यूज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। बाबा ठाकुर दास, एक रिश्ता मिठास का। नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। महामारी का समय चल रहा है, इसमें आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि इस वक्त में, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स और बिहेवियर्स को पूरी तरीके से पालन करते हुए रहें और मास्क लगा के रखें। इसी के साथ ही अनावश्यक बाहर जाने से बचें। अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना कोरोना का महाप्रकोप चल रहा है और हम में से सभी ने किसी न किसी तरीके से अपने स्वजनों को खोया है। इसलिए आप सभी इन कोविड जो निर्देशित व्यवहार को सभी पूरी तरीके से पालन करें। इसी के साथ मैं एक और आपसे अपील करना चाहूँगी कि कुछ समय से एक तरह के मैसेज सब जगह पे वायरल हो रहे हैं कि बच्चों के खरीद फरोख्त को लेकर और किसी बच्चे को गोद में लेने को लेकर। तो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य होने के नाते भी मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह के किसी भी भ्रामक मैसेज की जानकारी आने पर तुरंत सूचित करें, और यदि कोई भी बच्चा आपको अनाथ या लावारिस अवस्था में पाया जाता है तो तुरंत ही अपने यहाँ की बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल अधिकारिता विभाग या पुलिस को सूचित करें। ऐसी किसी भी तरह की स्थिति होने पर तुरंत आप सूचना देकर इन बच्चों के जान नहीं बचा सकते, अपितु उनके लिए कल्याण भी कर सकते हैं।
साथ ही हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा जो चिरंजीवी योजना अभी अभी लागू की गई है, उसमें भी आप सभी बढ़ चढ़कर योगदान करें और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं दशरथ सिंह शेखावत, होटल एसोसिएशन और अलवर राजपूत सभा का उपाध्यक्ष। सरकार की जो गाइडलाइन अभी आई है, वो महामारी, ये जो दूसरी महामारी है, बहुत ही खतरनाक महामारी है। इससे हम सभी को अपील करते हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी इस महामारी को देखते हुए अपने बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। पुलिस हमारा बहुत ख्याल रख रही है, हम नाजायज़ बाहर नहीं निकलें जिससे हमें बाहर जाकर के किसी को रोकना पड़े, पुलिस को रोकना पड़े। और इस महामारी को देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सभी को मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी इस महामारी में कोविड वैक्सीन जो सरकार लगा रही है, सभी 18 प्लस भी और 45 से आगे तो लगी रही है, सबके 18 प्लस भी सभी लोग लगवाएं। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक चिरंजीवी योजना निकाली है, इसमें सभी को 5 लाख तक का फ़ायदा मिलेगा। सरकार से अपील भी करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है, इनमें सब में ऑक्सीजन की, इनकी सबकी व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की इनकी व्यवस्था करें, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। यही हमारी अपील है सरकार।